माइटोसिस सेल डिवीज़न का डिस्कशन करेंगे। अगर आप माइटोसिस सेल डिवीज़न, मियोसिस सेल डिवीज़न का पूरा कंसेप्ट जानना चाहते हैं, पूरा वीडियो जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न होता है क्या भाई? सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल में थोड़ा डिफरेंस है। ये सब डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में कर रखा है। आज का टॉपिक चूँकि ओवरव्यू है, बहुत क्लास को लेंदी नहीं करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली माइटोसिस सेल डिवीज़न से। बेसिक क्लास अगर आपको चाहिए, पूरा इंट्रोडक्शन क्लास चाहिए, सेल डिवीज़न है क्या, कौन डिस्कवर किए, कैसे हुआ, क्या उसका कैसे ये काम करता है, कौन बोलता है कि ये सही टाइम में सेल को डिवाइड करने का, कौन से इंजाइम्स काम करते हैं, मैकेनिज़्म क्या इसके पीछे का होता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ये वीडियो इस पर बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इक्वेशनल सेल डिवीज़न। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो नहीं बदलते हैं। क्रोमोसोम की नंबर्स जो है वो इक्वल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। हम लोग डिस्कस कर रखा है। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने सब टॉपिक पे डिस्कशन हम लोग का हो चुका है। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल प्रोसेस बोलते हैं, माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या पीछे रीज़न है, इन सब टॉपिक पर हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। तो माइटोसिस में बेसिकली आपके दो फेजेस थे। नंबर फर्स्ट था आपका कैरियोकाइनेसिस, नंबर सेकेंड था आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो है उससे पहले भी एक स्टेज होता है जिसका नाम होता है आपका इंटरफेज़। इंटरफेज़ जिसको हम लोग एक्टिव फेज़ बोलते हैं, इसको रेस्टिंग फेज़ ही बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रिपरेटरी फेज़ ही बोलते हैं। बहुत से नाम हैं, सब नाम के पीछे एक रीज़न है क्यों इसको किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, इंटरफेज़ के बाद जो है वो जाता है वो एम फेज़ में और माइटोसिस फेज़ में। माइटोसिस फेज़ का बेसिकली दो फेज़ होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न। देन साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स होल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवीज़न। अब कैरियोकाइनेसिस के पीछे भी आपके 4 स्टेप होते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं PMAT के नाम से। ठीक है, अब इससे शॉर्ट नाम नहीं मिलेगा दोस्त। अब PMAT को भी और छोटा करेंगे तो और लेंदी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो आप मैट चटाई, ठीक है ना, और P फॉर आप कुछ भी वहाँ पे आप समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, PMAT के नाम से इसको हम याद रखते हैं सिक्वेंशियल फॉर्म में। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टेलोफेज। ये आपका PMAT जो है यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं। देन आफ्टर जब ये कंप्लीट होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा। ओके, अब यहाँ समझना ये होगा कि सारे फेजेस क्या डिफरेंट स्टेज में होते हैं? नहीं, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्लाइटली चेंजेस होता है। उस स्लाइटली चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसका नाम दिया, हम पहचान पाते हैं कि हाँ अभी सेल जो है वो इस स्टेज में है। अगर सेल के क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो रहे हैं और मैंने देखा वो कंडेंस दिख रहा है मुझे, तो भाई वो अभी प्रोफेज के हाल में है। क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का कुछ पता चल रहा है, प्रोफेज के हाल में है, इस स्टेज में है। अगर क्रोमोसोम पूरा विजिबल हो गया, साफ साफ उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो दिख रहे हैं हमें, तो भाई ये मेटाफेज है। ठीक है, अगर वो इक्वेटर पे है भाई तो मेटाफेज के एंड आ रहा है। ठीक है, अगर वो उसमें कुछ और चेंजेस हो रही हैं, क्रोमेटिड्स जो है वो टूट चुकी हैं, तो भाई वो एनाफेज था। तो वो जो भी फेजेस आप देख रहे हो कोई अलग से स्टेप नहीं है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये कोई अलग स्टेप नहीं, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में और हम लोगों ने इसका नाम दिया है। ओके, नंबर 1 प्रोफेज। इंटरफेस को हम लोग डिस्कस कर रखा है, इसको हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। एक टॉपिक है माइटोसिस को क्लियर करने का मतलब कम से कम 1 घंटे से ऊपर क्लास होना। ठीक है, तो चूंकि सारा चीज़ का डिस्कशन क्लास में हो चुका हम लोगों के, ठीक है, आप लोग जानते हैं, आज यू नो वेरी वेल, तो आज हम लोग बस एक ओवरव्यू क्लास दें ताकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपका मोस्टली कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एक छोटा मोटा डायग्राम से समझ में आ जाए। और मेन कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमको याद रखना ज़रूरी है, इसको मैं कोशिश करूँगा आपको बता देने की कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। ये प्रोफेज है भाई, ये मेटाफेज है, यहाँ पे एनाफेज आ गया, यहाँ पे टेलोफेज आ गया। तो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स है जो आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, या पूछता है बार बार, तो उसको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिए
प्रोफेज में क्या होता है भाई? प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं, डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोफेज के भी 2-3 स्टेप आता है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज में बेसिकली याद रखना है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, छुपना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरफेस में हमने देखा था कि इंटरफेस में वो डबल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, डबल होने के बाद ये पोल्स की तरह मूवमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रियोल का चूँकि डबल हो चुके थे इंटरफेज में, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका था इंटरफेज में, प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका था इंटरफेज में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यानी वो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस होने स्टार्ट हो रहे हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो अब पोल की तरफ मूवमेंट इनकी बढ़ रही है, ठीक है। ये याद रखना, मेन बात इसका ये है। और न्यूक्लियर इनवेलप आपका डिसअपियर हो रहा है, और साथ ही साथ और भी ऑर्गेनेली जितने हैं वो भी डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है, छुप रहे हैं। इसके बाद जो है आपका मेटाफेज होता है। मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम मुझे साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो बदाबता साफ साफ दिखेगा, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो चुका है, कंडेंस होने की वजह से मेटाफेज में साफ साफ क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है। उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और नंबर 2 पॉइंट जो याद रखने की बात है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो बन जाएंगे बदाबता, ठीक है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, ये जो है इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये बन जाएंगे, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। और इसके बीच में जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये भी मुझे दिखेगा, और सेंट्रोमियर के आसपास एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर्स, ठीक है, काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होगा ताकि स्पाइनल फाइबर उससे आकर अटैच हो सके। तो ये सारा चेंजेस जो है वो मेटाफेज में देखने को मिलेगा। क्या क्या होगा भाई, क्रोमोसोम साफ विजिबल होगा यानी कंडेंस हो चुका है, ठीक है। मेटाफेज में आकर कोई पूछता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि हम लोग सेल डिवीज़न के किस स्टेज में क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ऑन विच स्टेज इन सेल डिवीज़न वी कैन ईजिली विजिबल द क्रोमोसोम। तो सिंपल आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम को हम इजीली देख सकते हैं, विजिबल होता है, ठीक है, नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होकर आ जाता है। नंबर 2 पॉइंट, क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो जाता है ताकि वो स्पाइनल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल से जो निकलेगा वो इससे अटैच हो सके ताकि क्रोमोसोम डिवाइड हो इजली, ओके। नाउ मेटा ही फेज में एक चेंजेस और देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेटर मतलब कि बिल्कुल बीचों बीच, ताकि यहाँ पर इनके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो इजीली डिवाइड हो जाए, ओके। मैंने डायग्राम बहुत ही अच्छा नहीं बनाया, रफली बनाया, मेरे पास टाइम से आपको पता है कि कमी रहती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया समझा देने का आपको, ठीक है। वैसे मैं अगर मुझे अवेलेबल होगी तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके लिए ताकि आपको हेल्प करें। तो सिस्टर क्रोमैटिड होती है, ये इक्वेटर पे आ जाता है, और इक्वेटर पे आना ये बहुत बड़ा पहचान है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से फेज़ में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आते हैं, तो इसका आंसर होगा भाई मेटा फेज़। और किसी फेज़ में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे नहीं होता है, ओके। सेंट्रियोल जो है ये सेंट्रियोल से स्पाइरल फाइबर्स जो है स्पाइनल फाइबर्स ये निकलने लगते हैं ताकि ये काइनेटोकोर से अटैच हो सके और इसको डिवीज़न में हेल्प करे, ओके। नाउ एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा भाई, एनाफेज में बेसिकली होता है बहुत छोटा फेज़ होता है ये, ठीक है, सबसे छोटा फेज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये स्पाइनल फाइबर्स जो काइनेटोकोर से अटैच हुए थे ये काइनेटोकोर्स को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम में 2 प्रोसेस होता है, पुलिंग एंड पुशिंग, ठीक है। क्योंकि काम कैसे करता है समझना, ये जो काइनेटोकोर्स है यानी सेंट्रोमियर जिसको बोलते हैं हम सॉरी, ठीक है ना, काइनेटोकोर जिसके पास का डिस्क होता है सेंट्रोमियर, ये एज ए ड्राइवर होता है जो क्रोमोसोम के लेकर के जाता है। तो ड्राइवर हमेशा आगे होगा या पीछे बैठेगा, हाँ, ड्राइवर हमेशा आगे होता है। तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रोमियर है ये आगे होगा भाई, और इसके साथ जो है वो अटैच होते हैं आपके क्रोमोसोम, ठीक है।
यहाँ पर अगर भाई इस सेंस में बात करें तो यहाँ पर है आगे, तो इसके साथ जो है वो अटैच होता है आपका सेंट्रोमियर। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में आप देखिएगा कि दोनों केस में क्या करेगा भाई, ड्राइवर आगे है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ पुल ऑप्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एक तरफ पुशिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसके वजह से ये क्रोमेटिन जो है वो अलग हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो अलग हो रहा है। ओके, तो एनाफेज में बेसिकली ये काम होता है, यानी क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड कर गया। नाउ थर्ड पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वहाँ यहाँ पर, वो है आपका टीलोफेज। टीलोफेज प्रोफेज का जस्ट उल्टा फेज। इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था भाई, जितने ऑर्गेनेली थे वो डिसअपियर हो गए थे, कंडेंस होना स्टार्ट हो चुका था। इसका ठीक उल्टा अब क्रोमोसोम फिर से जो है वो क्रोमैटिन बनना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, सारे ऑर्गेनेली वापस आना स्टार्ट होंगे। ओके, और टीलोही फेज़ में जो है वो हल्का ऐसा क्या होगा भाई, अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रूव्स यानी फोड़ो बनना का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखो अलग कर्व यहाँ बनना ना, ये स्टार्ट होता है टीलो फेज़ में ही। ओके, बात समझ में आई? तो ये बेसिकली प्रोसेस था कैरियोकाइनेसिस का। इसको और डिटेल में जाएंगे, बहुत पॉइंट्स में है, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि अलग अलग टॉपिक प्रोफेज को डिफाइन करेंगे तो अलग वीडियो बनेगा, मेटाफेज को अलग, तो वो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो एक बना दूंगा, अच्छे से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा सेल डिवीज़न से रिलेटेड। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर टेलोफेज के बाद अगर एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में प्रोसेस होता है भाई फर्रो कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे ग्रूव्स बनने स्टार्ट होते हैं और ये ग्रूव्स बनते हैं और ये सेल को धीरे धीरे ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, कुछ ऐसा, और एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल बन जाते हैं, सॉरी एक डॉटर पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। किसके हेल्प से भाई? फर्रो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के हेल्प से। इसमें एंजाइम्स काम करते हैं। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में चूँकि वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं था, वहाँ पर आपके पोलर कैप होते हैं, ठीक है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। वहाँ पर आपका फर्रो फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि उनका अपर जो लेयर्स होते हैं वो सेल वॉल होते हैं, और वो सेल वॉल कैसा होता है भाई हमें पता है, वो नॉन लिविंग नेचर का होता है, रिजिडिटी होता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वहाँ पर इतना आसान नहीं कि वो फर्रो अंदर की तरफ वो ग्रूव्स बना ले और टूट जाए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एनिमल सेल में फर्रो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है। फर्रो जो है वो अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और ये सेल प्लेट क्या करेगा, इस डॉटर सेल को दो इक्वल पार्ट में धीरे धीरे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये अपने न्यूक्लियस को लेकर अलग, ये अपने न्यूक्लियस को लेकर अलग। इसके बाद के स्टेप में चले जाए हम लोग तो, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से कैसे काम कर रहा है ये। ओके, याद रहेगा। अभी कोई डाउट होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात होती है भाई माइटोसिस सेल डिवीज़न होता कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में है। तो जाइगोटिक स्टेज से स्टार्ट करिए अपने बॉडी को हम लोग समझने के लिए। तो जाइगोट से जो होल इंडिविजुअल बेबी बना वो माइटोसिस सेल डिवीज़न से होता है भाई। सेल डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे टूटते हुए आता है। इक्वेशनल सेल डिवीज़न है, जो नंबर ऑफ DNA जो वो रिप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर बदलती नहीं है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में भी सेल में था, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके डॉटर सेल में भी है। क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा तो मान ही बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मियोसिस में क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होते हैं। अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो रहा था। स्पर्म सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है। माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस नहीं होते हैं, ओके। तो जाइगोटिक स्टेज में इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है, यहाँ पर वो काम करता है। हमारे सेल के में जो डैमेज हो जाते हैं रिपेयर करने में हेल्प करता है, वो माइटोसिस सेल डिवीज़न है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, गिर गया, हाथ छिल गया, ठीक है, स्किन यहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो रहा है, मसल्स की रिपेयरिंग काम हो रहा है, तो वो कौन सा सेल डिवीज़न हो रहा है वहाँ पर भी माइटोसिस सेल डिवीज़न हो रहा है। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है ये भी माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे बॉडी में, ठीक है। पूरी बॉडी में माइटोसिस सेल डिवीज़न नहीं होता है, एक्सेप्ट हमारे जर्म सेल को, जो हमारे स्पर्म सेल मेल में होते हैं, फीमेल में ओवम सेल होते हैं। जो जर्म सेल हैं इनका जो फॉर्मेशन है ये मियोसिस सेल डिवीज़न से होता है,
ओके मियोसिस को इसलिए रिडक्शनल प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होती है। इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर इक्वल रहती है, कोई क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं ताकि वो इक्वली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए। इज़ दैट क्लियर? आई होप क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। ठीक है, अगर ये क्लास समझ में आया होगा, आपकी ओवरव्यू बहुत ही छोटा सा क्लास, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारे कंसेप्ट बहुत ही ईजी वे में मिल जाए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक डिटेल वीडियो बने, प्ले लिस्ट में आपके बना दूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।